हेलो। सेवा सेवा जोहार। मैं अभिषेक उइके, राष्ट्रीय संचालक जीएसयू इंडिया। उम्मीद है सबको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, दिखाई नहीं देगा आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। और जैसा कि आपको जानकारी होगा कि कल का जो टॉपिक था राज्य का नीति निदेशक तत्व, वो जो है नेटवर्क प्रॉब्लम या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम से वीडियो ख़राब हो गया था, क्लियर नहीं था। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम आगे वहीं से शुरुआत करेंगे जहाँ तक कल पढ़े थे, है ना। मतलब ये है कि कल का ही टॉपिक जो है उसको हम आज रिपीट करेंगे। मैं एक बार आपको पुनः बता दे रहा हूँ, आज हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 4। ठीक है, भाग 4 कहने का मतलब है भाग 4 में चर्चा किया गया है राज्य का नीति निदेशक तत्व के बारे में। ठीक है, क्या है राज्य का नीति निदेशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व मतलब ये है कि ये जो है गांव से लेकर शहर तक, ठीक है, मतलब गांव से लेकर शहर तक कैसे राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, है ना, किस दिशा में कौन सा योजना बनाना है ना, लोगों को विकास के लिए, है ना, कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, है ना, इन सारी चीज़ों की चर्चा है राज्य के नीति निदेशक तत्व में किया गया है। और जानेंगे हम स्क्रीन के माध्यम से। ठीक है, स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता है तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। ठीक है ना, आइए हम जानेंगे, स्क्रीन पर देखेंगे, अपनी स्क्रीन पर आखिर, है ना। एक मिनट, स्क्रीन पर देखेंगे और दिखाई अगर नहीं देगा तो कमेंट जरूर करेंगे आप, है ना। एक मिनट, ये देखिए, उम्मीद है सबको दिखाई दे रहा होगा, है ना। ठीक है, दिखाई दे रहा है। क्या है, भाग 4। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में हमारे संविधान में चर्चा किया गया है। ठीक है, आइए हम जानेंगे कि एक एक अनुच्छेद को जानेंगे। अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक आखिर किन किन विषयों को लेकर चर्चा किया गया है ना। ठीक है, आइए देखेंगे हम। यहाँ से देखिए, राज्य का नीति निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिख रहा है आपको। ठीक, आइए अनुच्छेद 36 से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया है, राज्य की परिभाषा दिया गया है ना। राज्य की परिभाषा मतलब कि हम जिस देश राष्ट्र में रहते हैं उसकी परिभाषा क्या होगी, उसके अंदर कौन कौन से, एक मिनट, ठीक है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत ये बात कहा गया है कौन कौन लोग राज्य के अंदर आएंगे। लोग नहीं, मतलब किन किन विषयों को राज्य के अंदर रखा गया है, किन किन, है ना। फिर वही अनुच्छेद 37 की बात करेंगे तो उसमें चर्चा किया गया है न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। किसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व संबंधी जो भी योजनाएं हैं, जो भी कदम है, उनको हम न्यायालय में, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, दिख रहा है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 38, सामाजिक व्यवस्था की चर्चा की गई है। सामाजिक व्यवस्था मतलब कि समाज कैसा होगा, है ना, समाज कैसा होगा, क्या क्या मिलाकर समाज बनेगा, है ना। फिर अनुच्छेद 39 में चर्चा किया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है,
आप समझ रहे हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। वहीं अनुच्छेद 39A में चर्चा किया गया है निःशुल्क कानूनी सहायता, ठीक है। निःशुल्क कानूनी सहायता का मतलब ये है कि मतलब कि देश के नागरिकों को ये अधिकार है, या फिर सरकार का ये फर्ज है, सरकार को ये नोटिस किया गया है कि सरकार जो है अपने राज्य के लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता देगी। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 40 है, देखिए पंचायतों का गठन, यहाँ देख रहे हैं आप, दिख रहा है पंचायतों का गठन, ठीक है। अनुच्छेद 40 में गांधी जी का राम राज्य की संकल्पना यानी पंचायतों का गठन। वहीं अनुच्छेद 41 में सामाजिक सहायता की चर्चा किया गया है। सामाजिक सहायता मतलब कि लोगों को रोजगार देना, शिक्षा देना, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये किस में चर्चा किया गया है? अनुच्छेद 41 में, ठीक है। यहाँ है फिर अनुच्छेद 42 की हम बात करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 42 में क्या कहा गया है? प्रसूति सहायता। इसका मतलब ये हुआ कि आमदनी मानवीय हालात में सहायता, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना अमानवीय या फिर मतलब उसकी हालत ठीक नहीं है या फिर दयनीय स्थिति हो, उस रूप में सहायता करना, या फिर महिलाओं को मातृत्व अवकाश वगैरह, इन सारी चीज़ों की चर्चा किस में किया गया है? अनुच्छेद 42 में, ठीक है। सबको दिख रहा है ना? वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि और भी हमारे भाई बहन देख सकें, है ना। सिर्फ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, और कमेंट बॉक्स में जो भी आपको परेशानी होगी जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 43 में किया गया है मजदूरी सहायता। अनुच्छेद 43 में चर्चा किया गया है मजदूरी सहायता, ठीक है। वही अनुच्छेद 43A में चर्चा किया गया है कारखानों के प्रबंधन में श्रमिकों कामगारों की सहभागिता। मतलब जो कंपनी कल कारखाने वगैरह हैं उनमें श्रमिक होंगे, कितने होंगे, नहीं होंगे, उनके लिए क्या मापदंड होंगे, इन सारों चीज़ों की चर्चा किस में किया गया है? अनुच्छेद 43A में, देख रहे हैं, ठीक है। फिर अनुच्छेद 44 है। अनुच्छेद 44 में चर्चा किया गया है समान सिविल संहिता के बारे में, है ना। समान सिविल संहिता का मतलब ये है कि देश को एक सूत्र में बांधना, है ना, देश के लिए हर एक सिस्टम एक कर देना, है ना। इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे आगे, है ना, समान सिविल संहिता क्या है। अभी जो है मान लीजिए परीक्षा में पूछ देगा समान सिविल संहिता देश के किस भाग में लागू है, तो अभी केवल और केवल देश के गोवा राज्य में समान सिविल संहिता लागू है, और इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 44 में, ठीक है। अनुच्छेद 45 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से बाहर कर दिया गया है, यानी इसको हटा दिया गया है। जान लेंगे इसमें क्या था। अनुच्छेद 45 में था 0 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा था, ठीक। लेकिन अब ये कहाँ चला गया है? अब इसको हटा दिया गया है, ठीक है। देखिए अब नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा नहीं है, इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत मूल अधिकार में डाल दिया गया है ना। देखिए अब देखिए यहाँ भी अनुच्छेद 46 आर्टिकल है, आर्टिकल है ना, ART आर्टिकल यानी अनुच्छेद है, ठीक है। आर्ट नहीं है सर, ये ART का मतलब आप अनुच्छेद पढ़ेंगे, है ना, ARTICL आप समझ रहे हैं, है ना। तो आर्टिकल अनुच्छेद है, अनुच्छेद 46, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको सुनिए, है ना। अनुच्छेद 46 में चर्चा किया गया है 14 वर्ष के ऊपर के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। किनके बच्चे? ST और SC के, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ना। अनुच्छेद 46 यानी आर्टिकल 46 में 14 वर्ष से ऊपर के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, किनके लिए? जो ST और SC के बच्चे होंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चे। वहीं अनुच्छेद 47 में पोषाहार यानी मद्य निषेध। मद्य निषेध मतलब आप समझ रहे हैं, नशा, है ना,
इसकी चर्चा किस कब कहाँ की गई? अनुच्छेद 47 में, यानी आर्टिकल 47 में मद्य निषेध पोषाहार की चर्चा किया गया है। वहीं आर्टिकल 48 यानी अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन संबंधी विषयों पर चर्चा किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, क्या है? अनुच्छेद 48A है ना। इसमें चर्चा किया गया है पर्यावरण संरक्षण, वन एवं वन्य जीव संरक्षण और गौ हत्या निषेध। देख रहे हैं आप इसमें, ये दिख रहा है आपको, पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, तो सवाल पूछ के चला जाता है परीक्षा में कि गौ हत्या निषेध संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? तो अनुच्छेद 48A में। ठीक है, वहीं अनुच्छेद 49 में ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, जैसे कि किले, महल, मंदिर है ना, जो भी ऐतिहासिक चीज धरोहर हैं उनको संरक्षण की चर्चा किया गया है अनुच्छेद 49 में। ठीक है, देख रहे हैं आप ये। ठीक है, अब अनुच्छेद 50 में चर्चा किया गया है। देखिए अनुच्छेद आर्टिकल 50 क्या है? देखिए अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के मध्य शक्ति का पृथक्करण यानी बंटवारा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 50 में क्या चर्चा किया गया है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के मध्य शक्ति का बंटवारा। ठीक है, अनुच्छेद 51 में चर्चा किया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति। अंतर्राष्ट्रीय शांति है ना, इस पे हम डिटेल्स टॉपिक रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति के तहत ही पंचशील समझौता हुआ। कब हुआ? 29 अप्रैल 1954 को। किन किन के बीच? इंडिया प्लस चाइना। ठीक है, अब आइए जानेंगे। एक सवाल बनता है, जैसे हम देखा अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति, एक सवाल बनता है 42वां संविधान संशोधन 1976 से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या जोड़ा गया था? देख रहे हैं सवाल, आपका आंसर है अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 48A और अनुच्छेद 43A को 42वां संविधान संशोधन 1946 से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था इन सबको। ठीक है, एक मिनट, अब आइए हम देखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, देखिए ऐसे देखेंगे। ठीक, ये जो ग्राम पंचायतों का गठन है ना, ग्राम पंचायतों का गठन है ना, ये सब स्वच्छता भारत अभियान, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम सड़क योजना, ये सब सारी चीज आपको जो दिखाई दे रहा है, देखिए है ना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मतलब जो सरकार द्वारा या है ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो भी योजनाएं हैं है ना, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम जानेंगे, अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में थोड़ा डिटेल्स जान लेंगे। ये जो विषय है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यहाँ निर्देशांक लिखा गया है, वास्तव में ये निदेशक है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अभी हमने देखा अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक पढ़ा, एकक को लेके है ना चर्चा किया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? विषय कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। सभी लोग आप अगर पढ़ने वाले छात्र हैं तो आप जरूर जानते होंगे। किसने दिया? तो भारतीय संविधान ने हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में दिया है। ठीक है, देखिए इसका उद्देश्य क्या है? आखिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य मतलब कि सभी को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, सभी के आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक विकास पर जोर देना। ठीक है, यहाँ देखिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, जिसको हमने भी कहा। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, यानी भाईचारा बनाना, सबकी संस्कृति, इतिहास, भूगोल का इज्जत करना, सम्मान करना। ठीक है, इसको आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एक सवाल है, कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था है, क्या यह मूल अधिकार है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है?
तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ये किसके विषय के अंतर्गत है? तो आप देख रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो यहाँ पर ये सवाल बन जाता है कि कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था किसकी देन है? मूल अधिकार का है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का? आपका जवाब होना चाहिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अब जानेंगे हम, देखिए मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कुछ अंतर जानेंगे, कुछ समानता जानेंगे। ठीक है, देखिए तो ये देखिए पहले मूल अधिकारों को देखेंगे, बारी बारी से दोनों देखेंगे। दिखाई दे रहा होगा आप सभी को तो, है ना? नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप कमेंट में जरूर कीजिए। दिखाई दे रहा है ना? ठीक, देखिए ये जो फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स मतलब कि मूल अधिकार, ये जो देख रहे हैं आप, और नीति निर्देशक तत्व है ना, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। देखिए अब फंडामेंटल यानी मूल अधिकार कहता है, देखिए कि मूल अधिकार को न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। देख रहे हैं आप, मूल अधिकार को न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है, यानी यह अगर आपके मूल अधिकारों को कोई छीनता है या फिर मूल अधिकारों को कोई मतलब मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है तो आप जो है न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ नीति निर्देशक तत्वों को आप न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ना, न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। किसको? नीति निर्देशक तत्वों को, है ना? सवाल बन जाता है कि क्या मूल अधिकार को न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर देखिए मूल अधिकार वाद योग्य है, मतलब इस पे बहस हो सकती है, न्यायोचित है ना, प्रवर्तनीय है। ठीक है, मतलब ये है मूल अधिकार न्यायालय में न्यायालय में क्या चैलेंज कर सकते हैं, यह प्रवर्तनीय है, इसमें बदलाव भी किया जा सकता है। ठीक है, मूल अधिकार को देने के लिए सरकार बाध्य है ना, लेकिन यहाँ देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों को देने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, यह गैर न्यायोचित है, यह अप्रवर्तनीय है, सरकार देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। देख रहे हैं आप, यहाँ देखिए मूल अधिकार यानी अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी निलंबित किए जा सकते हैं और नीति निर्देशक तत्व तो कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकते। ठीक है, अब हम जानेंगे, देखिए पेज में कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ से दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है सभी को, है ना? ठीक, नहीं दिखाई देगा तो आप कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि कल का वीडियो जो है टेक्निकल प्रॉब्लम से खराब हो गया था। ठीक है, आइए अब हम बात करेंगे संविधान के भाग 4 का ही भाग है, भाग 4 है, उसमें क का विषय है, माने भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है, और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य की चर्चा है। देख रहे हैं आप, दिख रहा है ना? ठीक, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। किसने दिया है? तो भारतीय संविधान ने। ठीक है, किसके लिए है मौलिक कर्तव्य? तो ये किसके लिए? भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। यानी मौलिक कर्तव्य केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए, यानी जो भारत के नागरिकता ले लिए हैं, है ना, उनके लिए मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा की गई है ना? जानेंगे हम आखिर मौलिक कर्तव्य है क्या, कितने मौलिक अधिकार हैं, है ना, मौलिक कर्तव्य हैं, है ना? मौलिक कर्तव्य मतलब कि देश के एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए देश के नागरिकों को ये कर्तव्य दिए गए हैं। वो अभी जो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, उन 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में हम डिटेल जानेंगे एक एक करके। आइए हम कहानी जान लेते हैं, कैसे मौलिक कर्तव्य जो है देश में देश के लोगों नागरिकों को दिया गया। ठीक है, देखिए कहानी था ये है कि 25 जून 1975 दिख रहा है, 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू की गई, यानी आपातकाल, है ना? 25 जून 1975 इमरजेंसी अप्लाइड बाय
इंदिरा गांधी, यानी 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लागू किया गया था। देख रहे हैं आप। उसी समय एक समिति बनी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसी समिति के सिफारिश पर 8 मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई, है ना। ठीक इसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1986 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। चर्चा कितने पे किया गया था? 8 पर, लेकिन इस संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया संविधान के भाग 4 क में। ठीक है। फिर इसके बाद वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य। देख रहे हैं ना, वर्तमान में कितने हैं हमारे मौलिक कर्तव्य? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है। इन सारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में हम एक एक जानेंगे क्या है। ठीक है। एक सवाल बनता है कि आखिर जो 11वां है ना 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए थे, है ना, लेकिन वर्तमान में 11 हो गए हैं, है ना, वर्तमान में ये 11 हो गए हैं। ठीक है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था? सवाल एग्जाम में पूछता है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत क्या जोड़ा गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा माता पिता का कर्तव्य होगा। ठीक है। अब देखिए, नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता, संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। जैसा कि हमने बात किया कि अगर समाज को, है ना, ये सब सारी चीजें समाज से ही शुरुआत किया जा सकता है। अगर गांव समाज मजबूत रहेगा तो शहर से लेकर देश तक सब के सब मजबूत होंगे। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति क्या है? यह गैर न्यायोचित है, मतलब इसको आप न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते, न्यायालय इसके लिए रिट जारी नहीं कर सकता। ठीक है। ये जो नीति निर्देशक तत्व को लागू करने की शक्ति किसके पास है? आप देखिए यहाँ पे संसद के पास है। ठीक है। संसद इसको लागू कर सकती है। ठीक है। अब हम जानेंगे, देखिए, आवर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी हमारे 11 मौलिक कर्तव्य। ठीक है। कौन कौन है हम जानेंगे। देखिए, पढ़िए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है। पहला क्या है हमारा मौलिक कर्तव्य? दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, है ना। पहला ये है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, है ना। आज तो देश में संविधान की धज्जियां उड़ा देते हैं लोग, है ना, लेकिन वैसे लोगों पर हमें विचार नहीं करना है। ये हमारे संविधान के मौलिक कर्तव्य में कहा गया है कि यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे तथा राष्ट्रीय प्रतीकों व आदर्शों का सम्मान करे। देख रहे हैं आप, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक। दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के प्रति सम्मान रखें और उनका पालन करें। ठीक है। यानी जो स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श है ना, सेनानी, महापुरुष जो भी है, उनके प्रति सम्मान रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करें। यानी ये हमारा कर्तव्य है कि भारत की एकता, संप्रभुता, अखंडता की दिशा में हमें काम करना चाहिए, है ना, और उनका पालन भी करना चाहिए और उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है। ताकि कोई तोड़ न सके भारत की एकता, अखंडता को। ठीक है। चौथा है देश की रक्षा करें। देख रहे हैं आप, चौथा क्या है? देश की रक्षा करें और जब भी कभी भी राष्ट्र की सेवा के लिए बुलाया जाए तो राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहे। ये हमारे क्या है? सब ये मौलिक कर्तव्य हैं जो पढ़ रहे हैं हम। कुल मौलिक कर्तव्य 11 हैं। पांचवा है, देखिए, प्रत्येक प्रकार की भेदभाव से दूर रहकर, है ना, देखिए, प्रत्येक प्रकार की भेदभाव से दूर रहकर भाईचारे की भावना रखे। देख रहे हैं। तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। मतलब ये है कि हमारा ये पांचवा मौलिक कर्तव्य ये कहता है कि हमें जो है भेदभाव की भावना नहीं रखना है ना, भाईचारे की भावना रखना है। ठीक।
तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। वैसे मान लीजिए सती प्रथा, एक उदाहरण ले लीजिए। सती प्रथा जो है स्त्रियों के हित में सही नहीं था। भले आज सती प्रथा खत्म कर दिया गया है, लेकिन आज भी बहुत सारा ऐसी प्रथाएं हैं जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। ठीक है, इन सभी को हमें समाज से मिटाना होगा। ठीक है, ऐसी प्रथाओं को मिटाना होगा जो स्त्रियों महिलाओं के समान सम्मान के विरुद्ध हो। अब देखिए, छठा है हमारी सामाजिक संस्कृति का गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, है ना। छठा हमारा मूल कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति का गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे तथा उसकी रक्षा करे, है ना। देश के विभिन्न समुदायों का जो संस्कृति है या फिर भारत की जो संस्कृति है, उनकी परंपरा, गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझना है और उनकी रक्षा करना, ये हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। ठीक है, 7वां नंबर का हमारा मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण, जल जंगल जमीन, सीधे बात करते हैं हम। वन, झील, नदी एवं वन्य जीवों की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, है ना। ये जो मूल कर्तव्य 7वां कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी एवं वन्य जीवों की रक्षा करें, ठीक है, उनका संवर्धन करें तथा जीव जंतु प्राणी के प्रति दया भाव रखें। ठीक है, 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, है ना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, यानी, है ना। दूसरा यहाँ इसमें लाइन लिखा गया, अंधविश्वास पाखंड से दूरी हर नागरिक से उम्मीद है, यानी हर नागरिकों को ये चाहिए कि अंधविश्वास और पाखंड से दूरी बना के रखे या फिर ऐसे कृत्यों के खिलाफ, है ना, जमकर सामने आए और ऐसे अंधविश्वास पाखंड का विरोध करें। ठीक है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य कहता है कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बढ़ावा देना चाहिए, मानवतावाद को लेकर काम करना चाहिए, है ना। ऐसे ज्ञान को मतलब कि लेना चाहिए जो देश हित में हो, है ना, तथा सुधार की भावना का विकास करे। ठीक है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य याद रखिएगा। अंधविश्वास पाखंड से दूरी हर नागरिक को रहना चाहिए। ठीक है, 9वां है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे तथा हिंसा से दूर रहे। देख रहे हैं आप, 9वां जो है मौलिक कर्तव्य, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे तथा हिंसा से दूर रहे। ठीक, 10वां है व्यक्तिगत और सामाजिक प्रयासों द्वारा राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर ले जाए। देख रहे हैं आप। और यह 11वां है अंतिम मौलिक कर्तव्य, माता पिता का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिलाएं। देख रहे हैं आप। ठीक है, एक मिनट। एक मिनट। ठीक, तो हमने ये देखा जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं देश के सभी नागरिकों के लिए हैं। ठीक है, और हमें ऐसे काम करना चाहिए, ऐसे कदम उठाना चाहिए, ऐसी सोच रखना चाहिए ताकि देश की एकता अखंडता बरकरार रहे। ठीक है, एक बात हमने पढ़ा यहाँ पे, प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी, जल जंगल जमीन की रक्षा करना, है ना, प्राणियों के प्रति, है ना, जीव जंतुओं के प्रति दया भाव रखना, है ना, ये हमारा मूल कर्तव्य है, ये संविधान में लिखा है। ठीक है, वो अलग बात है कि इस मौलिक कर्तव्य पर ट्राइबल अधिक से अधिक इस चीज पर खरा उतरा है। जैसे मान लीजिए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा कौन करता है? ट्राइबल है, तो प्रकृति आज सेफ है, नहीं तो कब मिट गई रहती। ठीक है, वहीं एक और बात है 8वां वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी जो वैज्ञानिक मान्यताएं हैं उन पर हमें सोचना चाहिए, उनकी बातों को हमें मानना चाहिए, मानवतावाद को हमें बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है,
और ऐसे ऐसे ज्ञान को एक्सेप्ट करना चाहिए जो हमारे हित में हो, हमारे फायदे में हो, ठीक है। और देश के नागरिकों को अंधविश्वास पाखंड से दूर रहना चाहिए। ये हमारे संविधान का मौलिक कर्तव्य में लिखा गया है कि देश के नागरिकों को पाखंड अंधविश्वास से दूरी बनाकर रखना चाहिए। लेकिन आज तो पूरा पाखंड है ना। संविधान सबकी भलाई की बात करता है, लेकिन पाखंड का बढ़ावा जोरों से है, ठीक है। तो हमने पढ़ा, कल का टॉपिक जो बचा था आज पढ़ लिया। कल हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 5, जिसमें चर्चा किया गया है कि संघ और केंद्र की कार्यपालिका, ठीक है। संघ और केंद्र की कार्यपालिका मतलब जो देश को चलाते हैं, ठीक है। देश को चलाने वाले कौन कौन लोग हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं, कौन कौन सा लोग जो प्रशासन वगैरह कौन कौन सा आएंगे, है ना। इन सारी चीजों के बारे में हम कल जानेंगे। संघ केंद्र की कार्यपालिका, संविधान का भाग 5। अगर आप किताब होगा संविधान को तो आप घर में भी थोड़ा सा देख सकते हैं, है ना, कि संविधान के भाग 5 में आगे किस बात की चर्चा किया गया है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, देखिए नीति निदेशक तत्व के बारे में छूट गया था। आप जो, जैसे मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हैं, ठीक, गांव या शहर कहीं भी रहते हो, अधिकतर आपने सुना होगा ये योजना, मान लीजिए जन धन योजना, है ना, किसान बीमा योजना, है ना, किसान फसल बीमा योजना, ये सारी जो योजनाएं देख रहे हैं ना, ग्राम सड़क योजना, ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत ही बनाए जाते हैं ताकि राज्य का विकास हो सके, ठीक है ना। इन योजनाओं को लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते, है ना। तो कल हम पढ़ेंगे संघ की कार्यपालिका, है ना, केंद्र की जो संघ और केंद्र की कार्यपालिका है उसमें कौन कौन लोग आते हैं, कैसे देश को चलाते हैं, है ना। इन सारी चीजों के बारे में कल पढ़ेंगे। समय यही रहेगा 8 बजे से 9 बजे के बीच, ठीक। और वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट, क्योंकि मनमाना स्टूडेंट यूनियन का ये जो कदम है और एक प्रयास है कि कम से कम जो हमारे युवा साथी हैं वो अपने संविधान की जानकारी थोड़ा रखें, है ना। ज़्यादा नहीं रखेंगे तो थोड़ा रखो यार, है ना, फायदा करेगा। यहाँ जानकारी होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, ताकि कोई भी कुछ भी बोल के आपके सामने से न चला जाए, है ना। इसके लिए जानना जरूरी है, ठीक है। तो कल हम फिर मिलेंगे रात 8 बजे से जीएस इंडिया के पेज से। तब तक के लिए सेवा जोहार, जय संविधान, जय भारत, जय गोंडवाना।